Hello everyone. Today we studied about the chapter number 3 of civics, that is electoral politics. ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इलेक्शन क्यों जरूरी है, why we need election, what is election and why people elect their representative to form a government. Okay, हमने पहले देखा कि what is democracy. Democracy होती क्या है? Democracy is by the people, to the people and for the people. A very famous definition given by Abraham Lincoln. डेमोक्रेसी जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा शासन है। मतलब कि लोकतंत्र में इलेक्शंस होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, नंबर 1। तो होता क्या है, आपके चैप्टर का शुरुआत होती है एक हरियाणा के इंसिडेंट या इलेक्शन से विच इज कंडक्टेड इन 1987। एक इलेक्शन है जो 1987 में कंडक्ट हुआ था हरियाणा में। ठीक है, उस इलेक्शन में मिस्टर देवीलाल जो कि 1987 तक ऑपोजिशन पार्टी में थे। ठीक है, और जब 1987 तक जो रूलिंग पार्टी थी वो थी कांग्रेस की, है ना। वो रूलिंग पार्टी जो थी वो थी कांग्रेस की। ओके, कांग्रेस की रूलिंग पार्टी थी और मिस्टर देवीलाल जो थे वो ऑपोजिशन पार्टी में थे। 1987 के इलेक्शन में उन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स किए। एक लिस्ट है आपको इस बुक में, बिल्कुल इनिशियली आपको इस बुक में मिलेगा लिस्ट शुरू में, है ना। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो लिस्ट है ना, इसमें बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स किए, किस तरह से उन्होंने कई लोगों को बुलाया और बहुत सारे इलेक्शन कई लोगों को एड्रेस किया, और ताकि वो अपने इलेक्शंस का प्रमोशन कर रहे थे, है ना, प्रमोशन कर रहे थे। उसके साथ उन्होंने एक नया मूवमेंट भी स्टार्ट किया उसी समय, क्या, जिसको कहा गया न्याय युद्ध, है ना। वो क्या चाहते थे, उन्होंने स्ट्रगल फॉर व्हाट, जस्टिस। वो ये चाहते थे कि जो कांग्रेस की सरकार है, अब वो सरकार इस बार ना जीते 1987 का इलेक्शन, और कौन जीते, मिस्टर देवीलाल, है ना। मतलब कि हु इज द लीडर ऑफ लोकदल, मिस्टर देवीलाल, जो कि बनना चाहते थे, ऑपोजिशन लीडर थे, जो कि बनना चाहते थे क्या, रूलिंग पार्टी, है ना, जो कि बनना चाहते कि चीफ मिनिस्टर हरियाणा के 1987 के इलेक्शंस में उन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स करे और लोकदल की पार्टी के वो मेंबर थे, है ना। और उन्होंने बहुत सारे इलेक्शंस करे और उन्होंने बहुत सारे वायदा करे, है ना, बहुत सारी प्रॉमिसेस करे कि जैसे ही हमारी पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म करेगी तो हम आपको कई सारे डेब्ट से आज़ाद कराएंगे। जो फार्मर्स हैं, जो पीसेंट्स हैं, उनको उनके डेब्ट से आज़ाद करा दिया जाएगा। दूसरा, उन्होंने ये बोला था कि रेगुलर आपके घरों में बिजली और पानी आएगा, सड़कें बनाई जाएगी, घर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी, रोड्स बनाई जाएगी, और वही है, रोड्स बनाई जाएगी। उसके बाद स्कूल्स और बिल्डिंग्स खोली जाएगी, बहुत सारे डेवलपमेंट कराए जाएंगे। तो इतने सारे वादे और प्रॉमिसेस उन्होंने किए। ठीक है, उन्होंने 1987 का इलेक्शन जीत गए। ठीक है, 1970 का इलेक्शन वो जीते, और कांग्रेस का कई लोगों ने अपोज भी किया था उस समय। किस बात को लेकर, क्योंकि कांग्रेस कुछ काम नहीं कर रही थी, इसलिए 1987 का इलेक्शन मिस्टर देवीलाल जीत गए। जीतने के बाद क्या हुआ, 90 सीट्स है किसकी, वहाँ की विधानसभा की, है ना। जैसे एमपी की विधानसभा है मध्य प्रदेश की, वैसे वहाँ की विधानसभा की सीट्स 90 है। उस सीट्स में से 76 सीट्स जो थी, 76 सीट्स अलोन कौन जीता, लोकदल और उसके पार्टनर्स। मतलब लोकदल को जो सपोर्ट कर रहे थे और लोकदल, उन दोनों ने मिलकर, है ना, जो पार्टनर्स थे लोकदल के और लोकदल ने मिलकर 76 सीट्स जीती। अलोन 60 सीट्स जो थी, मतलब सिर्फ अगर 76 में से 60 सीट जो थी, 60 सीट्स जो थी, वो इंडिविजुअली किसने जीता था, लोकदल ने, है ना। मतलब कि मिस्टर देवीलाल के पार्टी में। ओके, उसके बाद हुआ क्या, और कांग्रेस ने हार्डली 5 सीट्स जीती, क्योंकि कांग्रेस काम अच्छा नहीं कर रही थी हरियाणा में, तो कांग्रेस ने सिर्फ 5 सीट्स जीती, सिर्फ हार्डली 5 सीट्स, है ना। तो अपोजिशन भी नहीं बना पाती। तो 1991 के उसके बाद फिर क्या, मिस्टर देवीलाल को बुलाया गया, गवर्नर ने बुलाया मिस्टर देवीलाल को हरियाणा के, और उन्होंने उनको बोला गया कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करो। उसके बाद रूलिंग पार्टी जो थी, उन्होंने डिसाइड किया कि मिस्टर देवीलाल चीफ मिनिस्टर होंगे। मिस्टर देवीलाल ने 5 साल तक वहाँ काम किया, 5 साल तक उस राज्य में काम किया, हरियाणा में काम किया, और बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी करे। लेकिन मिस्टर देवीलाल कई सारी ऐसी गलतियां कर बैठे जिसके कारण वो 1991 का इलेक्शन हार गए और कांग्रेस पावर में आई। ठीक है, तो इतना लंबा इंसिडेंट बताने का मेरा रीजन ये था कि आपके पास इलेक्शन में एक राइट रहता है कि आप क्या कर सकते हो, एक पावर रहती है कि आप क्या कर सकते हो। आपको जिस पार्टी को आप पसंद करते हो, जो पार्टी आपके लिए काम करती है, जो गवर्नमेंट आपके लिए काम करती है, आप उस गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हो, उस पार्टी को सिलेक्ट करते हो और उसको गवर्नमेंट में बैठाते हो, है ना। जो पार्टी आपको पसंद आती है, जो पार्टी अच्छे काम कर रही होती है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, उसको आप सिलेक्ट करते हो, इलेक्ट करते हो, है ना। इलेक्शन होते हैं जब इलेक्ट करते हो, और इलेक्ट करने के बाद आप उसकी गवर्नमेंट फॉर्म कराते हो, है ना। लेकिन अगर वही पार्टी आपको पसंद नहीं आती है तो क्या करते हो, उसके अगले साल सरकार गिरा देते हो।
तो इलेक्शन का एक बेनिफिट है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं। अगर वो हमारी बातें नहीं सुनता, अगर वो हमारे काम नहीं करता, तो हम उसको अगले साल बदल सकते हैं। तो इलेक्शन का एक ये एसेंस है, इट इज द मोस्ट बेसिक एसेंस ऑफ इलेक्शन। नाउ अब आते हैं आपकी नेक्स्ट हेडिंग में कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। अगर आपको बिल्कुल क्लियरली ना दिख रहा हो तो आई मेड इट लाइक दिस, ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। हेडिंग है व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, है ना। मोर देन 100 डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शन होता है ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना। मोर देन 100 डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऑल ओवर वर्ल्ड में इलेक्शंस होते हैं। अब इलेक्शंस होते क्यों हैं? देखो, इलेक्शंस इसलिए कंडक्ट कराए जाते हैं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं बात करूं पूरे इंडिया के लोग देश का डेवलपमेंट करने की बात करें और पूरे इंडिया के लोग अपने अपने डिसीजंस बनाएं, है ना। अगर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट नहीं होती अगर मध्य प्रदेश में, या सोचो जबलपुर में नगर पालिका, नगर निगम या कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं होता तो रोड्स वगैरह नहीं बन पाती, आपस में लोग ही डिसाइड करते रह जाते और शायद बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। तो इस कारण गवर्नमेंट का होना इसलिए जरूरी है ताकि गवर्नमेंट सिटीजन उनको इलेक्ट करे और गवर्नमेंट हमारे लिए काम करे, है ना। अगर ऐसा बहुत बड़ी पॉपुलेशन में इट इज नॉट पॉसिबल कि हम क्या करें, लोगों को एक तरह से गवर्नमेंट फॉर्म करें। आप इस तरह से समझिए, इतना मैंने वैसे समझा दिया है तो यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके बता दूँ। देखो देखो होता क्या है, ये थोड़ा मैप अच्छा नहीं बना है फिर भी देखो इंडिया में अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर या अगर मैं बात करूँ एमपी की, है ना, एमपी की अगर मैं बात करूँ तो एमपी में आप समझ लो 300 करोड़ जनसंख्या है, लगभग उससे भी ज्यादा है वैसे तो 300 करोड़ लोग हैं, है ना। अब इन 300 करोड़ लोग को अगर बोला जाएगा कि आप लोग डिसाइड करो बिना इलेक्शन के सरकार बनाने की, तो कोई कॉमन मेजोरिटी में नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? पहली बात ये कि सब लोगों को चाह रहेगी, सब लोगों को एक तरह से लालच, एक ग्रीड रहेगी कि हमको गवर्नमेंट में आना है ना। तो पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट फॉर्म हो नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि 300 करोड़ लोग आपस में ही नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि किसको बनाना है सरकार, है ना, या आपस में ही नहीं डिसाइड कर पाएंगे। अगर समझ लो मध्य प्रदेश में कोई व्यक्ति बैठा है तो क्या वो डिसाइड कर पाएगा कि जम्मू कश्मीर में रोड कैसी बनानी है? या अगर मैं बात करूँ दिल्ली में कोई व्यक्ति बैठा है तो क्या वो डिसाइड कर पाएगा कि कर्नाटका या तमिलनाडु में कैसी रोड्स बनानी है? द आंसर इज नो। क्यों नो? क्योंकि हम ये जानते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल। आप 300 करोड़ लोगों को बोलोगे कि आप सरकार बनाओ, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वही मैं बात करता हूँ एक छोटे से देश की, एक छोटे से देश है, एक छोटे से राज्य गोवा, वैसे यहाँ भी लोग इलेक्शन होते हैं, बट अगर मैं बात करूँ तो क्या अगर मैं बोलूँ 50 लोगों में क्या है डिसीजन करना हो, 50 लोगों में अगर डिसीजन करना हो कि आपको अपनी गवर्नमेंट बनानी है, तो वो 50 लोग क्या इलेक्शन नहीं करेंगे, वो डिसाइड कर लेंगे हाँ इस व्यक्ति को बना दो। क्यों? क्योंकि वो जानते हो कि वो एक्सपीरियंस है, वो एजुकेटेड है ना, इसलिए उसको बनाएंगे। लेकिन अगर हम मैं बात करूँ 300 करोड़ लोगों के, 400 करोड़ लोगों के बीच में इलेक्शन ना होके गवर्नमेंट बनाने की बात की जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर बन भी गई तो सबसे पहली बात तो क्या मध्य प्रदेश में बैठा व्यक्ति अपने उस व्यक्ति को पसंद करेगा जो यहाँ चुना गया है? या अगर मैं बात करूँ वो व्यक्ति जो कर्नाटका में बैठा है, क्या वो दिल्ली में बैठा एक मंत्री को पसंद करेगा जिसको उसने नहीं इलेक्ट किया है? तो इलेक्शन का मतलब है जब आप व्यक्तियों को पसंद करें, जब आप व्यक्तियों को जाने और उसके हिसाब से आप उनको वोट दें। किस लिए? ताकि आप जानते हो कि वो आपके लिए काम करेगा, अदरवाइज आप उनको वोट नहीं देते। तो दैट इज द एसेंस ऑफ इलेक्शन। एसेंस क्या है इलेक्शन का? ESSENC। क्या क्या है कि इलेक्शंस का सिंपल मतलब है कि जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो हमारे लिए काम करते हैं, वो है इलेक्शंस। ठीक है, अब इसमें आपको मैंने आपकी बुक में बिल्कुल लास्ट में 3 पॉइंट्स थे जो मैंने इसमें लिख के रखे हैं। ठीक है, देखिए इलेक्शन की आवश्यकता क्यों है? क्यों है आवश्यकता? चूंकि पहला क्या है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा कि large number of population country it is not possible by an individual to control over the country। ठीक है, किसी भी एक कंट्री या कम्युनिटी के एक इंडिविजुअल पर्सन या एक कम्युनिटी डिसाइड नहीं कर सकती कि देश कैसे चलाया जाएगा, है ना। अगर किसी देश में इलेक्शन नहीं होते हैं, गवर्नमेंट नहीं बनती है, तो आप ये बताओ आपस में लड़ाई होती रहेगी, एक दूसरे को मारा जा सकता है। अगर मैं बात करूँ आज हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है ना, अदरवाइज मत लेना कोई भी, अगर हमारे देश में आज कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो आज हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मार डालते हैं, है ना। जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम की पॉपुलेशन कम हो चुकी होती, क्योंकि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट गवर्नमेंट शायद हम अपने देश को अच्छे से नहीं चला पाए। और उस गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इलेक्शन की। इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन है जो लॉ बनाएगा। अगर हम इलेक्शन नहीं कराएंगे तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन किसकी गवर्नमेंट बनेगी
और कौन डिसीजन लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन है जिसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हमें ज़्यादा पसंद है ना। अगर मैं बात करूँ बीजेपी की गवर्नमेंट 2 साल से कंटिन्यूसली बन रही है सेंटर में, क्यों? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज हमें पसंद आ रही है। उसका जो लीडर है ना, उनके जो लीडर है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी आइडियोलॉजीज हमें पसंद आ रही है, उनकी पॉलिसीज, उनके वर्क हमें पसंद आ रहे हैं, इस कारण हम उसे डिसाइड कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी इस साल कुछ भी गलत काम करते हैं, या इस साल जो 5 साल का टेन्योर उनका होता है उसके बीच में अगर वो कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसके कारण लोग उनको पसंद ना करें, तो अगले साल देख लेना सरकार बदल जाएगी अगले इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि उनके वर्ग को लोगों ने पसंद नहीं किया। तो इलेक्शंस में हमारे पास अधिकार है कि हम अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, अपने लीडर्स को चेंज कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। इतना मैंने आपको समझाया, शायद इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्शन की हमें ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो somehow your this topic that electoral politics का number 1 and number 2 heading, why election and why do we need election, is completed. Okay, so now we studied the same chapter. Now the topic is changed, that what makes an election a democratic. Okay, what makes an election democratic? क्या है जो इलेक्शन को लोकतांत्रिक बनाता है? डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसमें इलेक्शंस हो, है ना, इलेक्शंस हो जिसमें पीपल इंटरफेयर करे, जो उसमें सिटीजन्स क्या करे, अपने काम करे और जिससे गवर्नमेंट को फॉर्म करे, है ना। पिछले 8th क्लास में भी हमने पढ़ा है ना। तो देखो होता क्या है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ इलेक्शंस होते हैं, लेकिन कई ऐसे देश भी है जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है पर वहाँ भी इलेक्शंस होते हैं, है ना। कई ऐसे देश भी है जहाँ पार्टीज नहीं है, सिर्फ एक पार्टी है, और वहाँ इलेक्शंस होते हैं हर साल, और हर बार वो पार्टी जीतती है और इलेक्शन गवर्नमेंट बनाती है ना। क्या मतलब ऐसे देश में इलेक्शन कराने का? अगर मैं बात करूँ किसी देश में किसी देश में समझ लो LXY पार्टी है ना, LXY पार्टी है। अब ये पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ती है, अकेले इलेक्शन फाइट करती है, कोई और पार्टी इसके साथ इलेक्शन नहीं करता, अकेले इलेक्शन लड़ती है और अकेले जीतती है। तो क्या इसका मतलब है कोई एसेंस है, कोई सेंस है इस इलेक्शन का? नहीं। जब पता है कि यही पार्टी जीतने वाली है और इसी की सरकार आने वाली है, तो इलेक्शन कराने का कोई मतलब है नहीं, है ना। तो ऐसे कई सारे देश है जहाँ इलेक्शंस होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कई ऐसे मोनार्कियल कंट्रीज में भी इलेक्शंस होते हैं जिसमें इलेक्शंस कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने देखा होगा दैट इलेक्शंस में क्या होता है कि लुइस 16 के टाइम पे, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा लुइस 16 के टाइम पे क्या हुआ, जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स थे। एक्टिव सिटीजन्स के पास वोट था, पैसिव सिटीजन्स के पास नहीं था। तो क्या ये इलेक्शन है? द आंसर इज नो। ऐसे इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं है। इलेक्शंस क्या होते हैं, क्या बनाता है इलेक्शन को डेमोक्रेटिक, है ना। किस इलेक्शन को हम कहेंगे कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हो रहे हैं? नंबर 1 क्या है, एवरीवन हैज वोट। कुछ कंडीशंस है, जो कंडीशंस मैंने यहाँ लिखा है, आपकी बुक में भी है, आप चाहो तो इसको देख के भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप बुक में टिक करिएगा। ओके, नंबर 1 एवरीवन हैज वन वोट एंड ईच एंड एवरी वोट इज इक्वल। अगर मैं बात करूं एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स की, तो उनमें एक्टिव सिटीजन्स के पास वोट का राइट था, पहली बात। अगर मैं बात करूं जब जनरल असेंबली बुलाई गई थी फ्रेंच में, है ना, फ्रांस में, तो तब क्या था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट को क्या था, एक एक वोट देने का अधिकार था। कंबाइनली वो सिर्फ एक वोट दे सकते थे, ओवरऑल टोटल 3 वोट आते। बट जब थर्ड स्टेट ने अपोज किया और थर्ड स्टेट ने बोला कि नहीं, थर्ड स्टेट वालों को इंडिविजुअल वोट देने दो, हर एक व्यक्ति को एक वोट देने दो, तो इलेक्शन कहलाया जाएगा, है ना। तो वैसे ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा नेशन जहां हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है, और वो एक वोट जो रहता है वो काउंटेबल रहता है ना। अगर मैं किसी पार्टी को वोट देता हूं, किसी कैंडिडेट को वोट देता हूं, तो क्या मेरा वोट एक कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई प्रधानमंत्री अपने आप को वोट दे रहा है इलेक्शन में, तो उनका वोट भी एक ही काउंट किया जाएगा, 2 या 3 काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और हर व्यक्ति का जो वोट होगा वो एक ही होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा वीआईपी हो, है ना। मुकेश अंबानी अगर वोट डालने आएंगे तो उनके वोट को 10 या 20 काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक ही वोट काउंट किया जाएगा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 है चॉइस शुड बी देयर। चॉइस शुड बी देयर का मतलब है कि अकेले एक पार्टी इलेक्शन लड़ेगी तो इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, एक से ज्यादा पार्टी होनी चाहिए। जैसे इंडिया में क्या है, बीजेपी है, कांग्रेस है ना, बहुजन समाज पार्टी है, लोकदल है, देयर आर लॉट्स ऑफ पार्टी वगैरह, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट इंडिया। तो ऐसी कई सारी पार्टीज, और पार्टीज में हमें चॉइस मिलती है कि या तो बीजेपी, या तो कांग्रेस, या तो बहुजन समाज पार्टी। तो कोई भी एक पार्टी क्या है, गवर्नमेंट बना सकती है, हमारे पास ऑप्शंस है।
तो एक ऐसा देश जहां ऑप्शंस है लोगों के बीच में कि वो किस पार्टी को वोट देंगे और कौन सी पार्टी जीतेगी, वो पार्टी जो है रियल सेंस में, वो नेशन जो है वो रियल सेंस में क्या है, डेमोक्रेटिक नेशन है, और उस नेशन का जो इलेक्शन होगा रियल सेंस में डेमोक्रेटिक होगा। ठीक है। नंबर 3, रेगुलर इंटरवल्स में होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ ये एक पार्टी LXYZ, अगर इसको लगता है कि कोई और पार्टी आ जाती है अचानक से, है ना, अगर समझ लो ABC कोई पार्टी आ जाती है ना, ABC कोई पार्टी आ जाती है, अब ये पार्टी ने कॉम्पीट करने की बात करी LXY से, है ना, नई पार्टी आ गई अचानक से, अब लोग क्या करेंगे, LXY को वोट देने की सोचेंगे कि नहीं दें, पर अब इस पार्टी के पास इतने अधिकार है, इस पार्टी की गवर्नमेंट है, तो क्या कर सकती है पार्टी, एक कैंसिल करा सकती है इलेक्शन, है ना, समझ लो उसने 10 साल का इलेक्शन कर दिया, तब तक ये पार्टी को तहस नहस कर देगी XYZ, है ना, या LXY, है ना, ABC को LXY कहीं ना कहीं तहस नहस कर देगी 10 सालों में। तो क्या होता है, अगर ऐसे सेंस में हम रेगुलर इंटरवल्स में इलेक्शन नहीं होते, कई बार ऐसा होता है कि पार्टीज डोमिनेट करती, समझ लो कोई राजा है, राजा ने 1 साल इलेक्शन कराया, 10 साल बाद इलेक्शन करा रहे, अगले बार कराया 4 साल बाद, अगले बार कराया, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम कराया उसने, थर्ड टाइम पे कराया 5 साल बाद, फोर्थ टाइम पे कराया 15 साल बाद। तो इस तरह के जो इंटरवल्स है ना, विच इज नॉट रेगुलर, जो रेगुलर नहीं है, मतलब कि 15, 10, 20, तो ये अलग अलग इंटरवल्स गलत है। रेगुलर इंटरवल्स में अगर चुनाव होते हैं जैसे इंडिया में, या अगर मैं बात करूं अमेरिका में, वहां रेगुलर इंटरवल्स में 4 साल में प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, इंडिया में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, है ना, हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है। तो रेगुलर इंटरवल्स में जो चुनाव होते हैं, जो इलेक्शन होते हैं, वो कंट्री डेमोक्रेटिक होती है और वहां का जो इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेटिक होता है। ठीक है। एक बात बताओ, क्या है इस हमारे इस टॉपिक का मेन मोटिव क्या है, कि इलेक्शन जो है क्या वो डेमोक्रेटिक होते हैं, कौन सी कंट्री है जिस कंट्री में इलेक्शंस जो है, इलेक्शंस हर कंट्री में होते हैं, बट हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक, है ना, किस कंट्री के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हो रहे हैं, किस कंट्री के इलेक्शन नॉन डेमोक्रेटिक। तो ये कुछ कंडीशंस है जो हमने अभी डिस्कस करी, 3rd तक मैं आ गया था, 4th है कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल गेट इलेक्टेड, है ना, क्या है, कैंडिडेट प्रिफर्ड करते हैं, मतलब कि कैंडिडेट जो चुने गए हैं, ना, समझ लो अब मैंने समझ लो नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया, ठीक है, समझ लो फॉर एग्जांपल, वैसे डायरेक्टली तो मैं वोट दे नहीं सकता, बट हाँ, अगर समझ लो मैंने किसी एक व्यक्ति को वोट दिया जो कि चुनाव में खड़ा हुआ, अब समझ लो उस व्यक्ति को मेजॉरिटी की सीट्स मिली लेकिन उसको सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, तो फिर ऐसे में क्या होगा, क्या होगा, ऐसे देश को हम क्या नहीं कहेंगे, डेमोक्रेटिक नेशन नहीं कहेंगे। वेयरएज अगर समझ लो मैंने जिसको वोट दिया और ऐसे कई लोगों ने उसको भी उन्हीं को वोट दिया, जैसे हमने देवीलाल की जो स्टोरी सुनी, मिस्टर देवीलाल की, जो लोक दल के थे, उनको मेजॉरिटी सीट्स मिली थी तो इस कारण वो जीते। वैसे अगर मेजॉरिटी सीट्स किसी को मिल जाती है या मेजॉरिटी में वो जीतते हैं तो उनका गवर्नमेंट फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। किसी और को अगर आप गवर्नमेंट फॉर्म करने दोगे तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। नंबर 5 क्या होगा, जो इलेक्शंस होंगे वो फ्री और फेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि समझ लो कभी भी कुछ भी कर रही है LXY, जैसे कभी किसी भी टाइम पे कोई भी इलेक्शन करा रही है किसी भी ईयर में, है ना, या अगर समझ लो राजा, या अगर मैं बात करूँ कोई राजा है, राजा को अपने आप को इलेक्ट करवाना है, तो राजा समझ लो बोले जो व्यक्ति मुझे इलेक्शन देगा, जो व्यक्ति मुझे वोट देगा मैं उसको पैसे वगैरह दूंगा, और जो नहीं देगा, तो कई बार ऐसा होता है इलेक्शन में पैसे भी बांटे जाते हैं, है ना, और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को डोमिनेट किया जाता है कि आप हमें वोट दो अदरवाइज आपके साथ बुरा होगा या कुछ भी होगा। तो इलेक्शन हमेशा फ्री और फेयर होना चाहिए। इलेक्शन की जो रिजल्ट है वो भी फ्री और फेयर आने चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चले इलेक्शन वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद आपने क्या किया, लोगों को बोला, आपने पर्ची ही बदल दी, आपने वोटिंग पूल में ही चेंजेस कर दिए, है ना। पहले जो बैलेट बॉक्स आते थे उसमें बहुत चेंजेस हो जाते थे, पर्चियों में नाम बदल के सील लगा के डाल दिया जाता था, गलत। तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी और हमें सही डिसीजन या सही रिजल्ट नहीं घोषित हो पाते थे। लेकिन अब ईवीएम आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट और ईवीएम, जिसके कारण इलेक्शन जो है वो बहुत अच्छे से होते हैं। तो आपका यहाँ तक का टॉपिक खत्म होता है। आप बहुत अच्छे नोट्स बनाएंगे इस चैप्टर के, इस टॉपिक तक, और आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे और ये नोट्स को भेजेंगे। समझ में आ गया? तो समहाउ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम आपके नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन बाय।